बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, आज जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ अज़ला में और ख़ास तौर पर ज़िला बुनीर में जो क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही हुई, उसने पूरी कौम को हिला के रख दिया है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक अब तक 120 अफराद के सिर्फ बुनेर ज़िला में बह जाने की इत्तलात हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर बुनेर के मुताबिक 91 अफराद की लाशें तो निकाली भी जा चुकी हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो जहाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 180 के करीब है, जो अब तक की इतलात के मुताबिक, और इसमें मज़ीद भी इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा सकता है। ये मामला क्यों इस कदर ख़राब हैं? क्या हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई इंतज़ामात करने से कासिर है, या फिर ये क़यामत खेज़ जो आज तबाही थी जो बादलों ने मचाई उसको रोका ही नहीं जा सका? क्योंकि स्क्रीन पे अगर आप देखें ये मुनाजिर, तो जिस तरह से शहर जो हैं वो दरियाओं का रूप धारे हुए हैं, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा शहर ही शायद दरिया बन चुका है। और यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी जो आपको वहाँ पे बहती हुई पानी में नज़र आईं, और जो भी पानी के रास्ते में आया पानी उसको बहा के ले गया। तो इससे जो तबाही हुई इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और फिर ख़ास तौर पे इस बात पे भी डिस्कशन होगी कि खैबर पख्तूनख्वा का MI-17 जो एक हेलीकॉप्टर है वो भी तबाह हो गया, उसमें 5 अफराद के शहीद होने की इतलात है। और उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से कि क्या PTI वाकई ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है, और क्या ये मुज़ाकरात इस दफ़ा नतीजा खेज़ भी साबित होंगे, या कि फिर पहले की तरह मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा। और फिर प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब से, और उनसे जानेंगे कि इंडिया जो है उस वक्त अपने जंगी जुनून में क्या कुछ कर रहा है, और पाकिस्तान किस तरह से उसका जवाब देने के लिए तैयार है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर GNN जनाब सैफ शरानी साहब, और सवात से हमारे होनहार रिपोर्टर जनाब शहजाद नवीस साहब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सैफ शरानी साहब आपसे बात करते हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है और जिस तरह से आज तबाही हुई है KP में, आप इस पर क्या कहेंगे? ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? यकीनन इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो ताहाल जारी है। अलबत्ता जो हेलीकॉप्टर ने उन्होंने ऑपरेशन इस वक्त रोक दिया है, क्योंकि अंधेरे में जो खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर है वो काम नहीं कर सकता है। एक जो बदकिस्मती से क्रैश हो गए, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर है वो अंधेरे में काम नहीं कर सकता है। मजबूरी तौर पर इस वक्त जो हमारे पास इतलात आ रही है, जो हमारी वहाँ मुतलका महकमों से बात हुई है, इस वक्त जो जाँ बहक अफराद की तादाद है 189 यानी 189 तक पहुँच गई है, जिनमें 163 जो है वो मर्द है, 14 खवातीन है, और इसमें जो 12 है वो बच्चे शामिल है, जिनमें जो मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 21 इस वक्त जो अफराद है वो जख्मी हो चुके हैं। सैलाब ने जो ज़्यादा तबाही मचाई है इस वक्त बाजवड़, बुनेर, लोअर दीर, शांगला, सवात, अपर दीर, बटग्राम, मानसेरा और इसके साथ साथ तोरहर में इस वक्त तबाही मचाई है। और सूबाई हुकूमत इस वक्त 4 अजला में वहाँ पे उनको अफदज़दा भी करार दिया है कि वहाँ पे जो तबाही हुई है काफ़ी ज़्यादा तादाद वहाँ पे जो लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकालने का अमल जो जारी है। रेस्क्यू 1112 के जमान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अंधेरे के बावजूद वहाँ पे मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन जो हमारी इमदादी कार्रवाई है वो जारी है। अगर नुकसानात की बात की जाए, जो हमारी बाजवड़ इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना है कि बाजवड़ में अब तक तकरीबन 21 लाशों को निकाला जा चुका है, जिनमें जो 8 अफराद है वो जख्मी है। इस तरह बुनेर में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जाँ बहक अफराद की जो तादाद है वो 91 तक पहुँच गई है। और यही भी बताया जा रहा है, जब वहाँ पे हमारी मिनिस्टर से सूबाई वजीर से बात हुई तो उनका यह कहना है कि बुनेर में जो हलाकतों की तादाद है उनमें मजीद इजाफे का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ लोअर दीर में अगर बात की जाए तो वहाँ पे 5 अफराद अब तक हो चुके हैं। सैफ बुनीर में 91 तो लाशें अभी तक मिल चुकी हैं ना,
लेकिन वैसे तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो हलाक होने वाले अफराद हैं, जाँ बहक होने वाले, उनकी तादाद 120 से भी ज़्यादा है। यकीनन सूबाई वज़ीर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि 150 तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग जो है वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे हैं लापता है। वहाँ पे सर्च ऑपरेशन बाकायदा जारी है। इसके साथ साथ वहाँ पे न सिर्फ अभी जो अफराद है उनको ये कहना है कि मज़ीद लाशों को निकालने का जो अमल है वो जारी है। ऑफिशियल डेटा जो इस वक्त जारी हुआ है उनमें जो जाँ बहक अफराद की तादाद है वो 91 है। सैफ आप हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ, क्योंकि स्वात से शहजाद भी शामिल हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। शहजाद ज़रा अपडेट कीजिएगा हमें स्वात के हवाले से। जी बिल्कुल सर, स्वात में भी यकसा सूरत हाल है और स्वात में 27 जून के बाद आज 15 अगस्त को भी सैलाब ने मुख्तलिफ मकामात पर तबाही मचाई है। सबसे जो ज़्यादा नुकसानात हुए हैं स्वात में एक लोअर स्वात है और एक अपर स्वात है। इस दफ़ा अपर स्वात जो है वो महफूज रहा है, लेकिन लोअर स्वात जो है उनमें शदीद नुकसानात हुए हैं। स्पेशली जो स्वात का मरकजी शहर है मिंगवरा, इसके साथ साथ जो तहसील बहरैन है, साथ साथ जो चरबाग है और इसके साथ बरिकोट में भी मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है। खुसूसी तौर पर जो ज्यादा नुकसान हुई है वो दरिया स्वात से इस दफा नहीं हुई है। स्पेशली जो क्लाउड बर्स्ट हो जाती है तो इस दफा क्लाउड बर्स्ट से काफी नुकसान हुए हैं। इसके साथ साथ जो अगर मैं बात करूँ तहसीली मटा की, तो वहाँ पे भी सैलाबी रेली जो थी वो घरों में दाखिल हो चुके थे, मकानात में दाखिल हो चुके थे। स्पेशली जो दफातर थे स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा में, तो मुख्तलिफ दफातर में पानी जमा हो गई थी। लेकिन इस दफा जिला इंतजामिया की हिकमत हामली जो थी उनको वो जो थी वो दाद की मुस्तहिक थी, क्योंकि 27 जून के बाद जिला इंतजामिया हमें काफी मुतहरिक दिखाई दे रही थी इस दफा, क्योंकि रेस्क्यू 112 भी जो वक़्वा पर मौजूद थे, साथ में जो डिस्ट्रिक्ट। शहजाद ये तो अच्छी बात है, अगर जिला इंतजामिया मुतहरिक थी तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये फरमाइएगा कि जो लोग मुतासरीन हैं उनसे जो आपकी बात हुई उनका क्या कहना है? जो लोग इस सारे अमल से मुतासिर हुए हैं वो क्या कहते हैं? सर बेसिकली आज पूरा दिन जो थी वो हम मुख्तलिफ दफातर में या जो मकानात मुतासर हुई है, हमने मुख्तलिफ अवकात में वहाँ पे दौरी की है, मकामी लोगों के साथ बात की है। तो अब तक स्वात में सिर्फ 4 अफराद जो है वो सैलाबी रेलों की जिद में आ चुकी है। एक खातून और 3 बच्चे जो थे वो सैलाबी रेलों में बह चुके थे और उनकी लाशें जो है वो अब तक निकाली जा चुकी है। साथ में जो स्वात के मरकजी शहर के जो इलाके हैं लंडिकस, मुलाबाबा, अजीबाबा और साथ में जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे पानी घरों में दाखिल हो चुके थे। लेकिन अच्छी बात यही थी कि जब सैलाबी रैली जो निकल गई थी तो जिला इंतजामिया और जो साथ में पुलिस रेस्क्यू 112 उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इलानात बाकायदा तौर पर शुरू की थी। सैलाबी जो पहला रैला जो था वो तकरीबन 9:15 पे मरगुजार की तरफ से निकला। तो वहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ मोबाइल फोन के जरिए एक दूसरे को आगाह किया कि आप जल्द अज जल्द अपने घरों को खाली कर ले। मसाजिद में लोग जब मौजूद थे उनको भी खाली करा दिया गया, दफातर में लोग मौजूद थे उनको भी खाली करा दिया गया। तो इस दफा जानी नुकसानात तो शुक्र है बहुत कम हुए हैं, लेकिन माली नुकसानात बहुत हुए हैं, क्योंकि स्वात का जो मरकजी शहर है मिंगोरा सिटी, सबसे ज्यादा नुकसानात मिंगोरा सिटी में हुए हैं। मैं जिस जगह पे अभी मौजूद हूँ तो यहाँ पे भी सैलाबी रेला जो था वो निकल चुका था। यहाँ पे बड़े बड़े दुकानें मौजूद थे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स मौजूद थे, दफातर मौजूद थे। अब भी लोग इमदादी सरगर्मी में मसरूफ है और उनके साथ रेस्क्यू 112 की एहलकार भी मौजूद है। 27 जून के बाद इस दफा हम देख रहे हैं कि इंतजामिया मुतहरिक है, तो ये काफी खुशहाइन बात है कि वो लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन लोगों के नुकसान तो बहुत हुए हैं। शहजाद बुनेर के हवाले से सूरत हाल क्या है, थोड़ा सा इस पे बताएंगे? सर जिस तरह सैफ शरानी ने बात की है, तो अभी अब से कुछ देर कबल हमने बुनेर के डीसी के साथ बात की, वहाँ के इलाका उमायदीन जो है मुख्तलिफ इलाकों के, उनके साथ जब हमने बात की तो वो बता रही थी कि अब तक जो आदाद शुमार है 91 अफराद की लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है और जो मजीद तकरीबन 15 से 20 तक वो बता रहे हैं कि वो लाशें जो है वो अब तक लापता है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पे जो सैलाबी रेले थे वो निकल चुके थे। कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों में फंस है कि वहाँ पे अगर रेस्क्यू की बात कीजिए तो वहाँ पे रेस्क्यू एहलकार बहुत कम है, क्योंकि
बुनेर में सैलाबी रेलें निकलना ये एक नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि बुनेर में न दरिया है, न कोई इस तरह कोई बड़ा दरिया है कि वो लोग कहे कि दरिया के पानी मुख्तलिफ जगहों में दाखिल हो गई और बहुत नुकसान हुआ है। तो वहाँ पे नुकसान इस दफा ज्यादा इसलिए हुए है कि जिला इंतजामिया तो स्वात पे एक्टिव थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुनेर में जिला इंतजामिया उस तरह हमें एक्टिव नजर नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे तो यही पता नहीं था कि शहजाद ठहर जाए हैं। सैफ जैसे आपने शहजाद की बात सुनी, उनका ये कहना कि बुनेर में ज़िला इंतज़ामिया भी उस तरह से मुतहरिक नहीं थी जिस तरह के स्वात में थी। आपकी जो मुतासरीन से बात हुई, यानी शाहिदीन से बात हुई बुनेर में, वो क्या कहते हैं? यकीनन उनके शिकायत जो है अपनी बजाय और शिकायत भी कर रहे हैं कि वहाँ पे एक तो वहाँ पे नुकसानात काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जो मुख्तलिफ मकामात है ख़ासूस तौर पर जो डगरा है और चगरजई में है मुतअद्दिद जो इमारतें हैं वहाँ पे तबाह हो चुकी है। वहाँ पे जिस तरह शहजाद ने बात की है कि वहाँ पे रेस्क्यू की हल्का इतने ज़्यादा नहीं है और नई इंतजामिया की इतनी वहाँ पर रसाई है, क्योंकि सवात में तो पहले ही सैलाब आ चुका था और इस वजह से वहाँ की जो इंतजामिया थी वो मुतहर्रिक थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे पहले वहाँ पर जो बुनेर में सैलाब आया है, इंतजामिया इतनी अलर्ट नहीं थी। वही ज़बाने दावे किए जा रहे हैं, पीटीएम में कह रहे हैं कि हमने इंतजामिया को पहले से मरासला अरसाल किया था कि वहाँ पे तूफानी बारिशें होगी, वहाँ पे तबाही होगी, तबाही का खदशा है, वहाँ पे अलर्ट है। लेकिन वहाँ पे जो इलाका माहिदीन है वो यही शिकवे भी कर रहे हैं कि जो वहाँ इंतजामिया है वो वक्त पर न पहुँच सकी, जब लोगों को तबाह कर दिया, लोगों सैलाब ने घरों को तबाह कर दिया। बाद में जो इंतजामिया की टीमें हैं वो पहुँची है और उसके साथ लाशों को निकालने का जो सिलसिला है अब वो जारी है। इस वक्त जब हमारी मुतल्लिका इंतजामिया से बात हुई कि वहाँ बुनेर में गदीजे अस्पताल में इस वक्त जो लाशों की तादाद है वो 72 है। इस तरह जो डीएचक्यू अस्पताल में 12 लाशें पड़ी है, जबकि चकरजई में 5, इस तरह डगरा में भी जो कि मुतअद्दिद लाशें इस वक्त पड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पे यकीनन बात जो है वहाँ पे हलकार कम है, मुश्किलात ज़रूर है। बहुत शुक्रिया सैफ शरानी और शहजाद नवीद, आपने प्रोग्राम में हमें मालूमात फराहम की। इस सारी सैलाबी सूरत पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम, जो कि माहिर माहौलियात भी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से जो तबाही हुई, ख़ुसूसन बुनेर में आप देखें कि 78 अफराद जो हैं वो सैलाबी रेलों की नज़रों के जाँ बहक हुए और सूबे में मजमूई तौर पर जो है तकरीबन 125 के करीब हलाकतें हुई। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बुनेर में 150 से ज़्यादा हलाकतें हो गई। तो आप क्या समझती है, ये सब कुछ अचानक हुआ या पहले से अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पहले से अंदाज़ा था। हमें स्प्रिंग में यूरोपियन कमीशन के वेदर सैटेलाइट डेटा ने बता दिया था कि पाकिस्तान के नॉर्थ में पोटोहा रीजन में और हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया में इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं जिसका पता नहीं था, लेकिन जो डिज़ास्टर ऑन ग्राउंड है उसकी वजह इंसानी एक्टिविटीज़ हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में इस वक्त आपकी डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा है, दरख्त इतने काट चुके हैं कि पहाड़ों से सैलाबी रेला रोकने के लिए या उसकी स्पीड में कमी लाने के लिए जो दरख्त है वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। जब दरख्तों को काट दिया जाता है तो वो बैरियर रिमूव हो जाता है और वो सैलाबी रेलों हो जाता है। तो क्लाउड बर्स्ट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, लेकिन ये जो जमीन पे तबाही हो रही है वो ज्यादातर हमारी अपनी मिसगवर्नेंस की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये है क्या, क्योंकि पहले तो कभी इस तरह से सुनने में नहीं आती थी। और दूसरी बात ये कि क्या किसी बादल के टुकड़े को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं? जी देखें, ये साइंटिफिकली क्लाउड बर्स्ट तब होता है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ कि इस साल नॉर्थ में आपका जो टेम्परेचर है वो 7 से 9 डिग्री ज़्यादा रहा गर्मी में, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो जो हवा में नमी होती है वो गर्म हवा में ज़्यादा आ जाती है। फिर जब मॉनसून सीजन शुरू होता है और गर्म हवा मिलती है थोड़ी ठंडी हवा से जाके, तो वहाँ क्लाउड बर्स्ट होता है। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर आपके गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, मॉइस्चर में इजाफा होगा, नमी में इजाफा होगा, उसकी वजह से एकदम बादल फटेगा। इसको ऐसे ले लीजिए कि एक शॉपर में अगर आपने पानी भरा हुआ है और वो शॉपर एकदम फटे और उसमें
से एकदम पानी नीचे आए, ये क्लाउड बर्स्ट है। तो इस साल मानसून सीजन भी हमारा जल्दी शुरू हुआ, मामूल से ज्यादा जल्दी, यानी कि बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर से भरी गर्म हवा थी वो प्रेशर से पाकिस्तान की तरफ इस साल पहले एंटर हो गई। फिर नॉर्थ में भी यही मामला हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, नमी ज्यादा होने की वजह से अब क्लाउड बर्स्ट जैसा फिनोमेना जो है वो ज्यादा होगा, और ये सिर्फ इसी साल नहीं, आने वाले सालों में भी ये बढ़ेगा अगर यही ट्रेंड रहा। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आने वाले सालों में भी बढ़ेगा, तो फिर इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इससे क्लाउड बर्स्ट तो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिसका शिकार हम हो रहे हैं, हालांकि हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम पहाड़ों पर से दरख्त काट देंगे, फ्लड प्लेन्स के गिर्द कंस्ट्रक्शन कर देंगे, दरियाओं के रास्तों में रुकावटें पैदा कर देंगे, तो वहां पे डिजास्टर बढ़ेगा और वो डिजास्टर मैन मेड होगा। दूसरी बात ये कि आपने वहां पे अब पता लग रहा है कि बर्फ बहुत जल्दी जल्दी तेजी से पिघल रही है, नॉर्थ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके लिए एडेप्टेशन प्लानिंग को प्रायोरिटाइज किया जाए, तहसील लेवल से शुरू किया जाए। वहां पे आपको पता है टारगेटेड रिफॉरेस्टेशन, यानी टारगेटेड दरख्त लगाएं जो स्लोप है पहाड़ों की, जहां से सैलाबी रेले नीचे आते हैं, उन स्लोप को कवर किया जाए। दरियाओं का जो रास्ता है वहां पे सॉइल इरोजन को, जो मिट्टी झड़ती है जिससे दरिया टूटते हैं, उनको कम करने के लिए नेचुरल जो हमारे तरीकेकार हैं, नेचर बेस्ड सोल्यूशन होते हैं जो कि कम्युनिटीज को पता है, उनको प्रमोट करें वहां पे ज्यादा और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को ज्यादा एफिशिएंटली लगाने के लिए जरूरी है कि आप वहां के लोकल कम्युनिटीज को शामिल करें, ताकि वो आपको बताएं, उनको ज्यादा पता है कि पहाड़ से सैलाबी रेला किधर आएगा, किस वक्त आ सकता है और इससे बचने का कौन सी डायरेक्शन है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम किधर इंस्टॉल होना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे इंटरवेंशन है, पूरा पैकेज है, एक इसका हल नहीं है, मुख्तलिफ हल है। आपको पूरे मुल्क में क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने की जरूरत है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है, जिस तरह से महकमा मौसमियात वाले पेशीनगोई कर देते हैं मौसम की, क्या क्लाउड बर्स्ट की भी पेशीनगोई की जा सकती है? देखिए, आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले की बात है, इस्लामाबाद में एकदम शदीद यालाबारी हुई थी। तो जब इस तरह के लोकलाइज इवेंट होते हैं ना, उनको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना अभी साइंस में उस तरह से एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर जैसे नमी से भरी हुई एक वार्म एयर या बादल इस तरह बन रहा है, कोई सिस्टम बन रहा है, सैटेलाइट डेटा, रडार डेटा में आप देख सकते हैं, तो आप ये जरूर अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ बारिश शदीद हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि क्या वो क्लाउड बर्स्ट होगा या वो यालाबारी होगी शिद्दत के साथ, या कितना बड़ा साइज होगा। आप शिद्दत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते क्लाउड बर्स्ट है या कुछ और चीज है। उस पे भी एक्यूरेसी नहीं हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, आपने एक्यूरेसी की बात की, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में मौसम के हवाले से, बारिशों के हवाले से, गर्मी सर्दी के हवाले से जो पेशगोइयाँ की जाती हैं महकमा मौसमियात की तरफ से, आप उन पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? जी देखिए, महकमा मौसमियात की कैपेसिटीज इस वक्त लिमिटेड हैं, और इस वक्त प्राइवेट सेक्टर और कुछ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, मैं उनका भी डेटा जरूर देखती हूँ, और मुझे लगता है कि इस वक्त कोलैबोरेशन की जरूरत है महकमा मौसमियात को लोकल प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, जो कि वेदर डेटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर ये कोलैबोरेट कर लें तो हमें ज्यादा अच्छी एफिशिएंट डेटा मॉनिटरिंग मिल सकती है, जो कि इस वक्त नहीं मिल रही। इस वक्त वो वार्निंग सिस्टम्स हमारे नहीं मौजूद, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लैकिंग है, लेकिन कोलैबोरेशन कैन हेल्प अ लॉट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस सारे सिस्टम में, जैसे आपने फरमाया अभी कि कोलैबोरेशन करके बेहतरी लाई जा सकती है, तो यहाँ ये भी फरमाइएगा कि हमारे यहाँ मानसून से पहले आमतौर पे हुकूमत की तरफ से भी ये कह दिया जाता है कि जी इतनी बारिशें होंगी और आप एहतियात करें, ये करें, वो करें, लेकिन क्या हुकूमती इदारों की तरफ से, NGOs की तरफ से और फिर सूबाई हुकूमतों की तरफ से ये वाकई ही सीरियस होकर कोई तैयारी की जाती है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के इक़दाम कर लिए जाएं? देखिए, इस वक्त एक बहुत अफसोस की सिचुएशन चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और उससे ऊपर अफसोस की बात यह है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कुदरती आफात, ये क्लाइमेट चेंज, ये नेशनल पूरे मुल्क का मसला है, इसको हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको बॉटम अप अप्रोच लेनी चाहिए। सूबों को चाहिए कि वो अपना क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट अडेप्टेशन प्लान बनाए, उसको बताएं, और वो फेडरल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, कोऑर्डिनेशन एनहांस करे। तीसरी बात ये कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जी प्रिपेयर्डनेस में हमने पहले ही अपना 30% बजट स्लैश कर दिया है,
है तो हम और क्या कैसे बताएं कि हमें शायद प्रिपेयर्डनेस की जरूरत ही नहीं है। हमें अपनी तरजीहात को सही करने की जरूरत है और हमें एक चीज मान लेनी चाहिए अब कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रेंथन नहीं करें। जितना भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, क्लाइमेट चेंज उसको तबाह कर सकता है अगर आपकी डेवलपमेंट अलाइन नहीं है विद योर एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ख़ास तौर पे केपी में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और फिर सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब रऊफ हसन साहब। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ बात करने के लिए ख़ास तौर पे मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीटीआई जनाब रऊफ हसन साहब। थैंक यू वेरी मच रऊफ साहब, आपने टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा, सबसे पहले ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो शदीद बारिशों और सैलाब के नतीजे में हलाकतें हुई हैं, बाड़ी जानी और माली नुकसान हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या मुनासिब तदबीर करके इस नुकसान में कुछ कमी नहीं की जा सकती थी? इमरान साहब थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो कुदरती आफात का मसला होता है ये इंसानी पहुंच से दूर होता है। हाँ, इंसान को तदबीर करनी चाहिए, अरेंजमेंट्स करने चाहिए, लेकिन जिस किस्म की तूफानी बारिशें हुई हैं इस दफ़ा और हो रही हैं, और जो पहाड़ों में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि बाकी इलाकों में भी आपने देखा है तबाही, आज़ाद कश्मीर में देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में देखिए, सब जगह जो तबाही आई है वो आपके सामने है। केपी में जो है बारिशों का जो हिस्सा है वो कुछ बाकी इलाकों से ज़्यादा ही हुआ है और वहाँ तबाही ज़्यादा आई है, और उसमें अब हुकूमत जो भी कर सकती है, जिस तरीके से भी लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सकता है, उन्होंने पूरे इक़दाम किए हैं। अगर अब उनके मकानात वगैरह हो गए हैं तो उनके लिए ऑल्टरनेट जो है रहने की जगह जो है उनका इंतज़ाम किया जा रहा है। ऑन स्पॉट अगर कोई जाके उनको रिलीफ चाहिए तो उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। फाइनेंशियली उनको हेल्प आउट करने की कोशिश की जा रही है, और बाकी भी जो तरीका हो सकता है उनका इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कुदरती आफात जो होती हैं, ये क्लाइमेटिक चेंज का चेंजेस जो हैं ये सारी दुनिया में हो रही हैं, लेकिन हमारे खत्ते में चूंकि हमने 78 सालों में जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने कोई तैयारी नहीं की हुई, और ये इस दफ़ा बारिशों की जो तादाद है वो ज़्यादा हुई है और इस वजह से जो तबाही है वो भी ज़्यादा आई है। तो इसलिए अब देखना पड़ेगा कि आइंदा जो आप बजट में इसके लिए एक साइजेबल अमाउंट्स जो हैं ये क्लाइमेट चेंज के लिए उसमें उनको आपको पोर्शन करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, ताकि आइंदा भी, चूंकि अब ये क्लाइमेट चेंज तो एक रियलिटी है, ये तो होता रहेगा, ये तो ख़त्म नहीं होगा, तो कम से कम मुस्तकबिल में इसके लिए, इसको फेस करने के लिए बेहतर तरीके से हम तैयारी कर सकें। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि एक हेलीकॉप्टर भी MI-17 भी तबाह हो गया, जिसमें 2 पायलटों समेत 5 लोगों के शहीद होने की भी इतलात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो केपी हुकूमत है, क्या वो वाकई ही जिस तरह से उनको इंतज़ामात करने चाहिए थे, बेशक अगरचे वो इस पे वफाक की मदद लेते या NDMA की मदद लेते, तो उस सब के साथ प्रॉपर राब्ते में हैं? देखिए, सूबाई हुकूमत तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस क्लाइमेट चेंज के साथ डील करती हैं उनके साथ राब्ते में हैं और होना भी चाहिए। जहाँ तक हेलीकॉप्टर के गिरने का सवाल है, इंतहाई अफसोसनाक है। जानों का ज़िया जो है, जो वहाँ शहीद हुए हैं, वो भी इंतहाई काबिल अफसोस है। और मेरा ख्याल है कि जो सूबाई हुकूमत है वो उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करेगी इस सिलसिले में, जो इस ड्यूटी के दौरान जो है, जो जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर इंसान का इनके ऊपर एक लिमिट तक ही कंट्रोल होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जब एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं, तो ये इस किस्म की अनफॉर्चुनेट हैं लेकिन होती रहती हैं। सो तमाम जो ज़रूरियात हैं उनकी उसको पूरा करने के लिए
जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सूबाई हुकूमत जो है उनको इकट्ठा कर रही है और उन तक डिस्बर्समेंट जो है वो भी की जा रही है। तो आई होप एंड प्रे कि जी आइंदा कुछ दिनों में जो बारिशें हैं वो थम जाएं ताकि जो रिलीफ है वो जिस इलाके में तबाही हुई है वहां तक पहुंच सके और अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि एक दफ़ा फिर हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं, आपकी मालूमात क्या हैं? क्या वाकई ही इस दफ़ा मुज़ाकरात होंगे? दूसरा ये कि अचानक क्या हुआ, PTI तैयार कैसे होगी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को? देखिए ये काफ़ी देर से इंडिकेशंस आ रही हैं और वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस सो कॉल्ड हुकूमत के, उन्होंने भी मुज़ाकरात की दावत दी है। स्पीकर साहब ने भी मुज़ाकरात की दावत दी है। राना सनार साहब बार बार कह चुके हुए हैं। अब ये जो लॉ मिनिस्टर हैं ये भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये काफ़ी देर से कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात किए जाए। हम मुज़ाकरात के लिए हमने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए थे, लेकिन हम इनसे मुज़ाकरात एक दफ़ा पहले करके इस नतीजे के ऊपर पहुंचे थे कि ये इनके पास कुछ है नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ये हमारी मुज़ाकराती टीम की खान साहब के साथ मीटिंग भी नहीं करा सके थे। इन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे कि जी हम हमारे बस में नहीं है। तो हमने यही कहा था कि जी जिन लोगों के पास ताकत है उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। तो अभी जो इंडिकेशंस मिल रही हैं वो ये है कि वो भी ऑन बोर्ड होंगे, लेकिन जो फेस के ऊपर सामने जो है वो ये लोग होंगे। एक पॉलिटिकल कैमोफ्लेज किया जाएगा। अल्टीमेटली तो ये जब हमारे पास आते हैं तो लाइट हार्टेड मूड में ये भी कहते हैं कि जी हमसे ही बात कर लें, क्योंकि हमने भी तो वहीं जाना है, वहाँ उन्हीं से ही बात करनी है। तो ये सिचुएशन बन रही है एक मुज़ाकरात की। मैं मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ हमेशा, आज भी मुज़ाकरात का हामी हूँ। इमरान साहब, आपको याद होगा कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में बैठ के भी मैंने ये कहा है। तो मुज़ाकरात लेकिन बामकसद और बामानी होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसके लिए जो है पहले कुछ प्रिलिमिनरी अगर एंगेजमेंट हो जाए हमारे लोगों और इनके दरमियान और तय कर लिया जाए कि ये मुज़ाकरात जो है इसका तरीका एक कार क्या होगा, उसको फाइनलाइज कर लिया जाए। और क्योंकि वक्त ज़ाया करने की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, टाइम लिमिट जो है वो होना चाहिए, और जो इश्यूज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर एंगेजमेंट होनी है, बातचीत होनी है, तो उसको शुरू किया जाए। लेकिन मैंने एज आई सेड आई रिपीट माई सेल्फ के बामानी और बामकसद बातचीत होनी चाहिए। उसमें से नतीजा निकलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टेबल के ऊपर बैठ के चाय पाई पी के बिस्किट खा के कहा जाए वक्त ज़ाया किया जाए। वो मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी और हमारे लीडर जो है उसके ऊपर तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये भी खबर है कि पार्लिमानी कमेटी का जो आपका इजलास हुआ कौमी असम्बली का, उसमें कबायली ऑपरेशन के हवाले से जैसी बात शुरू हुई तो आपस में बहुत सारे जो अरकान हैं वो उलझ पड़े, तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ और बहुत सारे अरकान उठ के भी चले गए। तो अगर आपकी जमात आपस में किसी बात पे मुत्तफिक नहीं हो रही तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे कैसे मुत्तफिक होंगे? इमरान साहब, नहीं है, मेरा ख्याल है कि बहुत स्पेकुलेशन बहुत हो रही है। ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है। देखिए, हम मुज़ाकरात के हामी थे, मुज़ाकरात के हामी हैं। अभी भी बजौर में आपको पता है कि हम लोगों ने मुज़ाकरात की बात की। हम आज भी मुज़ाकरात की अफादियत के ऊपर यकीन रखते हैं। ये जो ऑपरेशन हुआ है बजौर में 3 दिन का, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। कहा जा रहा था कि कुछ जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ उस इलाके में मौजूद हैं और उनको एलिमिनेट करना ज़रूरी हो गया था। और उम्मीद करते हैं कि अब वो सेटल हो जाएगा। जो टेररिस्ट जिनको टारगेट किया गया है वो एलिमिनेट हो चुके हुए हैं और अब फिर दोबारा वहाँ बातचीत का अमल जो है वो शुरू किया जा सकेगा। बातचीत ही वो एक तरीका है इमरान साहब जिसके ज़रिए इन मसाइल का परमानेंट हल जो है वो तलाश किया जा सकता है। अच्छा राव साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हुकूमत की तरफ से यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात को तमगे दिए गए हैं, इस पे मुख्तसर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जो मिलिट्री सर्विसेज के जो लोग हैं जिनको दिए गए हैं, जिन्होंने जो डिजर्व करते थे, वहाँ तक तो हमेशा होता है। आपको पता है 2-3 ओकेशंस के ऊपर वो तमगे दिए जाते हैं। लेकिन ये जो सिविलियन लोगों को दिए गए हैं, जो बाप जो है वो बेटे को दे रहा है और आई एम सॉरी, आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू दैट, इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग। ये एक देखिए, ये बहुत सारी उन चीज़ों में से एक चीज़ है जो कि ख़त्म होना चाहिए। ये जो रियासती अवार्ड होते हैं ये उन लोगों के गले में पड़ने चाहिए सिर्फ जो कि वाकई जिन्होंने मुल्क और मिल्लत की खिदमत की। इनमें से बहुत कम लोग हैं। मैं सिविलियन जो है रिसिपिएंट्स उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन सर की बात नहीं कर रहा। लेकिन सर, सिविलियन लोगों को तो, सिविलियन को आपके दौर में भी ये अवार्ड मिलते रहे, फिर अब ऐसी तनकीद क्यों? उस वक्त भी ये सवाल। हमारे लोगों को अगर हमारे लोगों की लिस्ट ले आइए तो मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या काम किया था मुल्क को मिल्लत के लिए, जिसकी वजह से उनको अवार्ड मिले हैं। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बैरेट होता था,
हमारे अवार्ड गिविंग में मेरिट होता था, किसको देना है किसको नहीं देना। बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ हसन साहब। नाज़रीन, रऊफ साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मार्का हक में इंडिया को जिस हज़मियत का सामना करना पड़ा, उसके बाद अभी तक उनकी नींदें उड़ी हुई और मोदी सरकार इतना बौखला चुकी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे ना सिर्फ वहाँ से बहुत सारे झूठे दावे सामने आते हैं, बल्कि बमकियाँ और धमकियों का सिलसिला भी जारी है। 15 अगस्त को अपने योम आज़ादी के मौका पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से फिर बहुत सारी बातें की और उनका ये कहना था, उन्होंने ये बल्कि अगर ये कहा जाए कि दावा किया कि पाकिस्तान की नींदें ऑपरेशन सिंदूर ने उड़ा दी हैं। तो इस हवाले से उन्होंने और भी गुफ्तगू की। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमने दावत दी है जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब को। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि पूरी दुनिया के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईंदें तो इंडिया की उड़ी हुई हैं, पूरी दुनिया में जो ज़िल्लत उनका मुकद्दर बनी है वो सबके सामने है, और फिर ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? थैंक यू इमरान साहब, आपने इनवाइट किया है। और ये वाकई जब मेरा ख्याल ना ही कहा जाए, क्योंकि अब तो हंसी आना शुरू हो गई है, या शायद हिंदुस्तान के वजीर आजम को या मेजॉरिटी लोगों को ये इंजॉयमेंट उन्होंने करनी शुरू कर दिया जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है। और आपकी बात ठीक है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी ये है। तो मेरा ख्याल है ऑन द लाइटर नोट शुरू करते हैं, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ और यहाँ सुबह हुई है, तो मैं सुबह सुबह जरा सख्त बातें नहीं करना चाहता। आपके साथ मेरा 12 घंटे का फर्क है। तो मुझे लगा कि वो वाकई मजाक चल रहा है, क्योंकि आप नोट करें कि ये बॉलीवुड में लगता है, अब अभी तक मूड में निकल नहीं पा रहे, और ये बॉलीवुड में जारी रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वहां पे सुना है प्रोड्यूसर लड़ रहे हैं आपस में कि मैंने इस टाइटल पर, इस मौजू पर फिल्म बनानी है। लोगों के बताने के लिए उनके पास टेक होम नहीं रहा। इमरान साहब, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कितनी ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग की, और मैंने तो शुक्र किया कि वो आखिरकार बोले हैं अपने यौम आज़ादी पर। वो तो इतने आपने देखा 3 महीने से तो उनकी मैंने आवाज ही नहीं सुनी कि वो इस टॉपिक पर आए हो, उन्होंने पर जंग की। इधर उधर से बयानात लोगों के आते रहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो बोले ही नहीं इतना अरसा। तो एक तो बोले इस बारे, लेकिन अब उन्होंने बोलना क्या था सिवाय इसके कि लोगों को एक और उम्मीद दिलानी थी, एक फॉल्स होप दिलानी थी। उनके पास टेक होम है कुछ नहीं। इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर। लोगों हमें कहा कि सबक सिखा देंगे पाकिस्तान को, और नहर पानी और ये खून है वो इकट्ठे नहीं बह सकते, तो ये होगा वो। तो वो अब मेरा ख्याल है लोगों को एक और होप दिलानी जानी है कि अभी बहुत कुछ हमने अनफोल्ड करना है, क्योंकि उनकी जो सियासी साख है वो इस पूरी तरह मुतासिर हुई है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की। चिश्ती साहब, वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने जो फतेह 4 क्रूज मिसाइल भी अपना बना लिया है, और उसके अलावा जो है 100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है उसका भी वो भी कहा जा रहा है कि अब कमांड का हिस्सा होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इनसे मजीद हमारा दिफा कितना मजबूत होगा? देखिए इमरान साहब, ये दुनिया में ये जो रॉकेट फोर्स कह रहे हैं ना, जिसको आप बैलिस्टिक, बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक फोर्स होती है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। खासतौर पर न्यूक्लियर मुल्क जब दोनों हों दुश्मन, तो उनके अंदर ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमने इन वेपन्स को सिक्योर करना होता है, इनको सर्वाइव कराना होता है। इसकी वजह से यह है कि आपने नोट किया होगा कि आप अक्सर मीडिया पे डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर की हमारी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो आपके व्यूअर्स के सामने के लिए मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब होता है कि कोई भी मुल्क जो पहले हमलावर हो, और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप पर खुदा न खास्ता हमला हो चुका है तो आप सर्वाइव कर हिट बैक करने की पोजीशन रखते हैं या नहीं है, या सब कुछ अगर दुश्मन तबाह करते तो आप चाहे समंदर पे जाके अटैक करें या जमीन से करें, आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं है। तो आजकल दुनिया और खासतौर पर न्यूक्लियर मुल्क जो है वो इस पर काम करते हैं कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी महफूज या वायबल रहनी चाहिए, दुश्मन जितना बड़ा मर्जी हमला कर दे। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर हम पर हमला हुआ और हमारी सर्वाइवल को खतरा हुआ तो जाहिर है न्यूक्लियर ऑप्शन उसी वक्त इस्तेमाल की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक ऐड होगा। एक वेपन बना लेना एक और होता है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि इस तरह के जो वेपन्स होते हैं वो बहुत जल्दी लैडर ऑफ एस्केलेशन
में मदद करते हैं, या आप जंग को हाइप क्रिएट कर सकते हैं, इंटेंस कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फैसला भी है, और इससे ये होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड होगी। और ये अच्छा इसलिए भी हो सकता है कि इनकी सिर्फ, मैंने जैसे अर्ज किया, कि डिप्लॉय नहीं करनी होती, इनको सर्वाइव भी कराना होता है। क्विक अगर मैं ईरान की आपको मिसाल दे देता हूँ, अभी जो ईरान और इजराइल की जंग हुई, आपके व्यूअर्स बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे कि ईरानियन ने, आपने नोट किया होगा, इजराइल के खिलाफ आखिरी वक्त तक सरफेस टू सरफेस मिसाइल मारते रहे। वो कैसे मारते रहे? उन्होंने एक स्टोरेज की हुई थी अंडरग्राउंड, और उन्होंने एक टनल्स ट्यूब टाइप बनाई थी, जैसे कुआं होता है उस तरह उन्होंने सुराख किए हुए थे। उसके नीचे वो ट्रक लाते थे मिसाइल का, और वहां से फायर करते थे। जब वो चला जाता था तो इजरायली को सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी कि वो लोकेशन नहीं कर पा रहे थे, और अगर लोकेशन पता भी लग जाती थी और बमबारी करते भी थे, तो ये इतने ज्यादा अंडरग्राउंड थे कि इनको टारगेट नहीं किया जा सका एंड तक इजराइल की तरफ से। इसीलिए इसकी सर्वाइवेबिलिटी उनके काम आई ईरानियों के। यही मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि इसको सर्वाइव कराना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाले साहब ये फरमाइएगा कि चीन के साथ पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी पे तजर्बे किए, और चीनी टेक्नोलॉजी जो है देखें वो अभी आजमाई भी गई, और पाकिस्तानी शाहीनों ने, जानबाजों ने जिस तरह से अपनी बहादुरी और प्रोफेशनैलिटी वहाँ पे शो की, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद जो इंडिया है वो किसी सिर्फ इस तरह की धमकी से दबा सकता है, या पाकिस्तान पे अगर खुदा न खास्ता वो हमला करने का सोचता भी है तो उसे पहले 1000 दफ़ा अपनी स्ट्रेटेजी पे गौर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल ठीक कहा इमरान साहब आपने कि अभी हिंदुस्तान ने रियलाइज कर लिया है कि हमने जो 10 तारीख को हिंदुस्तान पर टनेज फेंकी थी, उसी ने सारा पांसा पलटा था। वो सिचुएशन हमारी फेवरेबल हुई। एक तो 7 तारीख को सुबह किया हमने 7-0 किया जो हिंदुस्तान के साथ, वो उसने हिंदुस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपने नोट किया होगा उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब ने खुद कहा कि हमने 7 तारीख को देखा कि हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे। फिर हमने एयरफोर्स ग्राउंड कर दी, फिर 2 दिन अपने टैक्टिक्स इंप्रूव किया, और फिर 10 तारीख को हमने कम बैक किया। ये इटसेल्फ पहली तो उनकी ये शिकस्त है कि उनको एयरफोर्स ग्राउंड करनी पड़ गई। और मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि हिंदुस्तान एयरफोर्स 2 दिन ग्राउंड नहीं रही थी, वो 18 तारीख तक ग्राउंडेड रही थी, यानी कि तकरीबन 10 दिन तक वो ग्राउंडेड रही थी। उनमें हिम्मत नहीं थी। एक और चीज जो आपके व्यूअर्स रिलेट कर पाएंगे वो ये है कि हिंदुस्तान के जो एयर चीफ हैं AP सिंह साहब, उन्होंने अभी कहा है, चंद दिन पहले 9 तारीख को एक बयान में कहा है कि हमने 5 सो कॉल्ड पाकिस्तानी जहाज मारे हैं अपने 400 से। तो आप नोट करें कि मैं पूछना चाहता हूं, जब हमने जो मेडल दिए हैं कल नौजवान शाहीनों को, वो तो सबके सब फाइटर पायलट्स थे J-10C के, जिन्होंने PL-15 से मारा है, यानी लड़के जीते और मारा। उनके जहाज कहाँ थे? दैट मींस उनके, अगर आप मैं अज्यूम भी कर लूं थोड़ी देर एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री पावर, तो अगर उन्होंने 5 जहाज हमारे मारे हैं, तो आप तो कह रहे हैं हमारे S-400 ने मारे हैं, तो आपका 1000 फाइटर जहाज किस लिए आपने रखा हुआ है? दैट मींस वो तो हवा में लड़ने ही नहीं आए हमारे साथ। तो ये एक डायनामिक्स बदल गए हैं। इसी तरह आपने नोट की, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 तारीख को हमने मैसिव डिस्ट्रक्शन एयर से भी की थी और सरफेस टू सरफेस भी, लेकिन इसमें सरफेस टू सरफेस की रेशियो निस्बतन बहुत कम थी। आने वाले वक्तों में जब जंग बढ़ेगी तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल का या रॉकेट्स का बहुत ज्यादा रोल हो सकता है। अच्छा सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में अजरा मजाक ही सही जिक्र किया था हॉलीवुड का और बॉलीवुड का तो अब तो ये देखें बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति, जो कि अमिताभ का एक बड़ा है मशहूर शो, टीवी शो, उसमें वो अपनी फौज के जो खवातीन हैं उनको बुला रहे हैं, और इस पर इंडिया में इवन बड़ी ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। देखिए, वो जंग को जितना नॉन सीरियस ले रहे हैं तो फिर मैं भी नॉन सीरियस हो जाता हूँ, क्योंकि जंग बहुत सीरियस बिजनेस है और ये बहुत ज्यादा जाने लेता है, ये बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि शायद लोग उनके हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन तो बेवकूफ नहीं है, वो जंग चाहते भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ये समझती है कि क्योंकि हमारा बॉलीवुड का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा रेवेन्यू है, वो बहुत अच्छे हैं फिल्में बनाने में, तो शायद वो उन्हीं की लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि कनेक्ट करते हैं। तो मैंने मजाक में इसीलिए कहा था, जब उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड ये जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो मैंने कहा हाँ, प्रोड्यूसर उनके लड़ रहे हैं आपस में कि मैंने बनानी है फिल्म या इस पे, तो ऑपरेशन सिंदूर जरूर जारी है लेकिन वो बॉलीवुड में जारी रहेगा, मैंने ये कहा था। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो शायद ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो कॉमन मैन समझता है। ये जो आपने करोड़पति का कहा वो भी नॉन सीरियस है ऑब्वियसली, और इन हालात में जब हिंदुस्तान की अफवाज, खासतौर पर इनकी जो एयरफोर्स है,
वो बहुत डिफेंसिव पोजीशन में हुई है। लोग मांग रहे हैं आपसे जहाज़ों का हिसाब, आप करोड़पति प्रोग्राम में जाके बैठ जाएं तो फिर लोगों को तो गुस्सा आएगा ना कि आप हमें कुछ बता नहीं रहे। एक और चीज आखिरी पॉइंट नोट करें, एपी सिंह साहब ने जो तकरीर की है 9 तारीख को, वो मैंने पूरी सुनी है। 58 मिनट कुछ सेकंड की तकरीर है वो, और 28 मिनट बाद उनको इमरान साहब याद आया कि मैंने जहाजों का भी बताना है कि हमने मारे। आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देख लें, एक पहले 93 डेज तक आप बात नहीं करते, 93 डेज तक आप सोचते हैं, जबकि मैं एज अ फाइटर पायलट, फॉर्मर फाइटर पायलट आपको कह सकता हूं कि हम जब बॉम्ब फेंक कर आते हैं दुश्मन पर फेंकें या पीस टाइम में, दुश्मन का तो बात की बात है, जब पीस टाइम में प्रैक्टिस में हम बॉम्बिंग या स्टाफिंग या गोलियां रॉकेट बरसाते हैं, उसी दिन हम डीब्रीफ करते हैं। हम छुट्टी नहीं करते जब तक एवेल्युएशन ना करें, परसेंटेज ना निकालें, डीब्रीफ ना करें, लेसन ड्रॉ ना करें। उसी दिन वहां 93 डेज तक वो हिसाब लगा रहे थे कि हमने मारा है, और अगर मारा है तो किस वेपन से मारा है, और अगर तकरीर की है 93 डेज पर आके 58 मिनट की स्पीच के अंदर 28वें मिनट पर उनको ख्याल आया कि मैंने जहाज भी बताने थे कितने मारे। अच्छा, तो ये इटसेल्फ ही आप नोट कर लें कि क्रेडिबिलिटी इशू है। मैं यहाँ कनाडा अमेरिका में हूँ आजकल, लेक्चर्स और कुछ टॉक्स के सिलसिले में लोग, किसी मीडिया ने जिक्र ही नहीं किया उनकी तकरीर का। मैं बड़ा ढूंढता रहा कि कोई न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट या कोई और BBC, CNN कोई जिक्र ही कर दे उनकी तकरीर का, क्योंकि लोग इसको मजाक समझ रहे हैं, तो उन्होंने कोई कवरेज नहीं दी दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन चिश्ती साहब, लोग मजाक तो मथन चक्रवर्ती के उस बयान को भी समझ रहे हैं जो उन्होंने दिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान पे उन्होंने जो रद्द-ए-अमल दिया है कि अगर इसी तरह हुआ तो पाकिस्तान जो है वो 6 के 6 दरिया वापस हासिल कर सकता है। तो इस पर मथन चक्रवर्ती ने कहा कि जी वो चाहते हैं कि खुद जो बरामूस उनका है वो चला के खुद चलाएं। और ये क्या, आप इस रवैये को क्या समझते हैं कि ये मामला जो है मिसाइल चलाने की धमकी देना और हकीकत में कुछ आप कर नहीं सके, वो करना क्या चाहते हैं? अपनी कौम को मजीद कितना बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? बस वो उम्मीद दिलाना चाहते हैं। देखिए, जो बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया था, उन्होंने कंडीशंस कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा था हम हमला करने जा रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा अगर हम पर हमला किया गया या ऑफेंस किया गया और हमारा पानी रोका गया, वो कंडीशन डेफिनेटली थी और आज भी है। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वक्त भी मुझे पूछा जाता था, आप जैसे एंकर पूछते थे कि अगर हिंदुस्तान ने हमारा पानी रोका, तो मैंने कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट में जब भी हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने फैसला किया, पाक फिजाइया की पूरी कैपेबिलिटी है कि ऐसे डैम्स को या ऐसे ब्रिजेस को नॉकआउट कर सकती है। एक बात तो ये उम्मीद दिलाना, जाहिर उनके पास चॉइस नहीं रह गया। जैसे मैंने कहा ना कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यही कहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई कर नहीं सके। तो इतने ज्यादा उनका डिमोरलाइजेशन है मुल्क में ओवरऑल। हिंदुस्तान के मैं अपने एनालिस्ट फॉलो कर रहा हूँ जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको 93 डेज के बाद याद आया है आपकी बॉडी। सबसे बड़ी बात इमरान साहब, एक और चीज नोट करें, इंडियन एयर चीफ की बॉडी लैंग्वेज देखें। वो हर चीज गेस पे कर रहे हैं कि हमने पेन में मारा है, शायद उसमें F-16 होंगे, हमने एक बड़ा जहाज मारा है, वो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, जब हमने हमला किया तो चांसेस हैं कि ये भी हिट किया होगा। 93 डेज के बाद इतना धुंधला आप कन्विक्शन के बगैर कन्विक्शन के आप क्लेम कर रहे हैं, मैं तो इस पे अफसोस भी कर सकता हूँ, हैरत मुझे है। अच्छा सर, जो S-400 जिन पाकिस्तानी जानबाजों ने तबाह किया था उनको भी एजाज से नवाजा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जितना J-10C के पायलट्स ने मारा है दुश्मन के जहाज़ों को, तकरीबन 250 और 200 किलोमीटर के फासले पर उनको तबाह किया है, वो भी बहुत डिमांडिंग बहादुरी चाहिए थी उस मिशन के लिए। लेकिन S-400 का मैं इमरान साहब आपको बताता चलूं कि ये ऑलमोस्ट वन वे टिकट था, ये सुइसाइडल मिशन था। उसकी वजह ये है कि ये जो S-400 मिसाइल है, ये 600 किलोमीटर से ट्रैक करता है और 400 किलोमीटर पर फायर कर देता है। ये S-400 जो नाम इसके अंदर, 400 जो लफ्ज है इसके अंदर, वो वही इसकी रेंज शो करता है, जिसका मतलब है कि कोई भी दुश्मन का जहाज अगर 400 किलोमीटर तक इसके करीब आएगा तो ये 600 किलोमीटर से ट्रैक करता हुआ 400 पर फायर कर देगा। अब आप नोट करें, हमारे पायलट्स को सल्यूट है, इन नौजवानों को, शाहीनों को, कि इन्होंने पेनिट्रेट भी किया है, इन्होंने उसको डिसीव भी किया है, खुद भी बचे हैं और उसको पता भी नहीं लगने दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके रेडार को हिट किया, जो उसकी आंखें होती हैं। जब एक रेडार की आईज, जिसको कहते हैं चीज बोर्ड या रेडार होता है, अगर वो देख नहीं पाएगा तो फिर वो फायर नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने मिसाइलों को हिट नहीं किया है। जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाकर तीसरे दिन फोटो खिंचवाई थी कि हमारे मिसाइल देख ले बचे हुए हैं, हमने तो मिसाइल को हिट नहीं किया था।
मिसाइल तो तब फायर होगा इमरान साहब जब उसके रेडार हमें देखेगा कि दुश्मन का जहाज आ रहा है। तो ये सुसाइडल वन वे मिशन था। मैं सैल्यूट करता हूँ नौजवानों को और इनकी बहादुरी को और पाक फिजाई की लीडरशिप को, जिसने इतना बोल्ड डिसीजन लिया कि S-400 तबाह करना है। और उसी की वजह से आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ था जब उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा अम्ब्रेला ही उठ गया है, छतरी पूरी उठ गई है हमारे सर के ऊपर से, अब तो पाक फिजाइया कहीं से भी आग पर हमला हो सकेगी। तो आप डायनामिक्स बदल दिया, उनको सीज फायर पर बन। खालिद जैसे साहब, आप ही नहीं पूरी कौम पाकिस्तान के उन शाहीनों को सलाम पेश करती है, सल्यूट करती है जिन्होंने S-400 को तबाह किया और इंडिया को घुटने टेकने पे मजबूर किया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।